नमस्कार मित्रों, ऑर्डिनरी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, टेट, सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2 पार्टों में पीडीएफ तैयार की गई है। संपूर्ण फिजिक्स को मात्र 2 घंटों में कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस पीडीएफ को 2 बार 3 बार देखिए और क्वेश्चन को हूबहू जो है सेलेक्ट करिए। और इसमें पीडीएफ भी में जो दिए गए क्वेश्चन हैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। बीच बीच में जहां प्रश्नों में स्पष्टता कम दिखेगी उसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के साथ ही किया जाएगा। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग पीडीएफ को स्टार्ट करते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है? इसका मतलब होता है एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष है क्या, ये समझिएगा। प्रकाश वर्ष जो होता है ये जो है दूरी नापने का क्या होता है, पैमाना होता है। क्या नापा जाता है? प्रकाश वर्ष जो है डिस्टेंस नापने का पैमाना होता है। दूसरा क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक होती है। परीक्षा में प्रकाश वर्ष भी दे सकता है, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है ये जो है दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई नहीं है। दूरी मापने की ये सबसे बड़ी इकाई जो होती है ये पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। बल का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक को MKS मात्रक भी कहते हैं या इंटरनेशनल सिस्टम में इसका मात्रक कहिए, जो भी आप लोग को समझ में आए। MKS और SI दोनों सिस्टम में एक ही यूनिट होती है। और बल का मात्रक SI यूनिट में पूछे तो न्यूटन होगा। और 1 न्यूटन के बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर देखिए जो होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है। और डाइन जो होता है ये न्यूटन का ही CGS रूप है। CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में क्या होता है, ये मात्रक होता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। 1 जूल कितने के बराबर होता है? 1 जूल 7 अर्ग के बराबर होता है। समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडला होता है। पदार्थ का परिमाण SI मात्रक मोल होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक जो होता है वो होता है हमारा विद्युत धारा का एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। देखिए हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या कंप्लीट किए। MKS सिस्टम, MKS सिस्टम में MKS सिस्टम में हम लोग मूल राशियाँ, कौन राशियाँ? मूल राशियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और मूल राशियाँ जो होती हैं, मूल राशियाँ 7 टाइप की होती है। क्या क्या होता है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। उन्हीं सब का क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है क्या, यूनिट पूछ रहा है। तो ये पदार्थ का परिमाण जो होता है इसका SI मात्रक जो होता है मोल होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है।
वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं? जब दिशा रहेगा तो उसे सदिश कहेंगे, और जब दिशा नहीं है, करा दिशा नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दिशा नहीं है। इसका मतलब क्या है? बिना दिशा का मतलब अदिश। अब वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश। वेरी गुड। द्रव्यमान, चाल, दूरी, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? ये सभी एग्जाम्पल जो हैं ये अदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? अदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। सदिश राशि के एग्जाम्पल कौन है? वेग है, वेग के बाद विस्थापन है, विस्थापन के बाद बल है, बल के बाद त्वरण है। ये सभी एग्जाम्पल जो हैं सदिश राशि के हैं। ये सीधे सीधे एग्जाम्पल प्रश्न में पूछे जाएंगे कि जो है कौन सा अदिश है, कौन सा क्या है? सदिश है। फिर हम लोग आते हैं चाल। चाल का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकंड में स्क्वायर लगा देते हैं। देखिए, चाल या वेग कहेगा, वेलोसिटी या स्पीड कहेगा तो उसमें मीटर पर सेकंड करेंगे, और जब त्वरण कहेगा तो उसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहेंगे। भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है? भौतिकी का जो पिता है वो न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में सबसे पहले गति का नियम दिया? तो न्यूटन ने सबसे पहले जो है प्रिंसिपिया जो है एक पुस्तक लिखी, और उसी प्रिंसिपिया पुस्तक में ही इन्होंने गति के नियम को समझाया, और इसी प्रिंसिपिया पुस्तक में ही न्यूटन ने ग्रेविटेशनल के नियमों को भी क्या किया है? समझाया है, जिसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई वस्तु जो है जब ऊपर फेंकी जाती है तो वो नीचे ही क्यों गिरती है, ये ऊपर क्यों नहीं चली जाती है, और या कितनी तेजी से फेंक दिया जाए तो ये ऊपर चली जाएगी और फिर नीचे नहीं आ पाएगी। इन सब नियमों को क्या किया है? न्यूटन ने अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में समझाया है। ठीक, ओके। प्रश्न क्या है? न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया? इसका मतलब है प्रिंसिपल। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और रहेगी जब तक उस पर बल लगाकर उसमें परिवर्तन न किया जाए। यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? न्यूटन का ये प्रथम नियम है। इसका स्टेटमेंट ये होता है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गति करती ही रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल का मतलब उसे बल लगाकर या तो न रोका जाए या न तो धक्का दिया जाए। इस नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का, ये जो नियम है इसे जड़त्व का नियम ही कहते हैं। अब प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो का जड़त्व का नियम। गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहने का मतलब न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो के जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन के किस गति को प्रदर्शित करता है? न्यूटन का प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम जो होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग समझाते हैं इधर प्रथम नियम के कारण। कहने का मतलब जब हम लोग बस पर या ट्रेन पर बैठे रहते हैं, अचानक गाड़ी चल पड़ती है तो क्या होता है? हम जो है आगे की उसमें बैठा व्यक्ति जो है पीछे की तरफ झुक जाता है। ये इसलिए होता है कि हम लोग जड़त्व की स्थिति में होते हैं। हम लोग आराम से बैठे रहते हैं। जब ट्रेन गतिमान हो जाती है या हमारा शरीर गतिमान नहीं हो पाता है, तब उस अवस्था में क्या होता है? एक झटका लगता है, हम लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत क्रिया होती है। न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है?
यह न्यूटन का थर्ड लॉ है। प्रत्येक क्रिया एक्शन के बाद रिएक्शन। जैसे किसी को अचानक आप एक चाटा मारिए, अगला व्यक्ति भी आपको क्या करेगा, एक चाटा मारेगा। एक्शन के बाद तुरंत रिएक्शन। या बेस्ट एग्जांपल आप समझिए कि जैसे आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते हुए किसी एक दीवार में टक्कर मार दीजिए, और आप दीवार में टक्कर मारेंगे तो जिस दीवार में आप साइकिल से टक्कर मारेंगे उतने ही तेजी से दीवार भी साइकिल पर टक्कर मारता है। इसलिए दीवार पे जब कोई व्यक्ति साइकिल को ले जा करके टिकाता है तो जो होता है, जितने तेजी से धक्का मारता है उतना तेजी से पीछे आ जाता है। या बॉल समझिए, बॉल जो होता है किसी दीवार पे मारते हैं हम, जितना तेजी से मारते हैं उतने तेजी से क्या होता है, वो पीछे आता है। तो ये जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत क्रिया होती है। यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है, यह तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है, तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। ये भी एक्शन के बाद एक्शन। जैसे गोली जितने वेग से आगे जाती है उतने ही वेग से क्या होता है, उतने ही वेग से पीछे वाले व्यक्ति को झटका लगता है। इसलिए गोली चलाने वाला व्यक्ति जो होता है वो रिवाल्वर को क्या करता है, अपने शरीर से थोड़ा साइड में रख के चलाता है, ताकि ऐसा न हो कि आगे गोली छूटने के बाद पीछे धक्का उसके सीने में लग जाए। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट है बंदूक से गोली चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगना, यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है, तृतीय नियम है। ऊर्जा का यह सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का यह सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्वेश्चंस फिजिक्स में एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा बल क्या है, त्वरण क्या है, वेग क्या है, अदिश क्या है, सदिश क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। ये सब प्रश्न अब सामान्य प्रश्न नहीं बनेंगे, एप्लीकेशन टाइप के प्रश्न बनेंगे। जैसा कि प्रत्येक प्रश्न आप देख रहे हैं, एक एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। ये चाहे टेट की परीक्षा दीजिए या सुपर टेट की परीक्षा दीजिए, विज्ञान का जो पार्ट आता है, या मिडिल का टेट दीजिए जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, उसमें फिजिक्स का जो पार्ट आता है, फिजिक्स का पार्ट आएगा तो उसमें जो है ये सभी क्वेश्चंस काम करेंगे। 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 10 क्वेश्चन बायो आता है वो सब्जेक्ट का, और 30 मैथ आता है। तो इसमें जो फिजिक्स आएगा वो जो है इसी 2 घंटे में संपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। देखिए कहीं पर कुछ संचय किया जाता है तो वहाँ पर या रुकता है या इकट्ठा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कौन ऊर्जा आती है, वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा आती है। कुछ भी संचय हो, इकट्ठा हो तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा आएगी। या कोई चीज गतिमान होगा या चलने का प्रयास करेगा या चलता रहेगा तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा आएगी। जिसके कारण कोई वस्तु व्यक्ति गतिशील होता है वो गतिज ऊर्जा होती है, और जिसके कारण कोई व्यक्ति या वस्तु इकट्ठा होता है, रुकता है या संचय होता है वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। ओके, अब कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनेमो। डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार नहीं हजारों बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, मोमबत्ती। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, माइक्रोफोन। ध्वनि है, हम लोग स्लो बोल रहे हैं, माइक्रोफोन लगा लेते हैं या माइक लगा लेते हैं तो कितनी दूर चला जाता है, बहुत दूर तक आवाज जाती है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर रहा है, माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या कर रहा है, लाउड स्पीकर परिवर्तित कर रहा है। ये समझ लीजिए यहाँ पे ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, जो ध्वनि हम बोल रहे हैं उसे विद्युत में कौन कन्वर्ट कर रहा है, माइक्रोफोन कर रहा है। और विद्युत ऊर्जा इसका उल्टा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में कौन परिवर्तित कर रहा है, ये लाउड स्पीकर कर रहा है।
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सोलर सेल है। और विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है ट्यूबलाइट। विद्युत आएगी तो प्रकाश कौन दिखाएगा? ट्यूबलाइट दिखाएगा। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कोई विद्युत ऊर्जा है उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा तो क्या होगा? विद्युत मोटर होगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है सितार। शक्ति का यह सही मात्रक, शक्ति मीन्स पावर, ये वाट होता है। इसे क्या कहा जाता है? अश्व शक्ति में भी मापा जाता है। 1 हार्स पावर बराबर, मतलब 1 हार्स पावर HP बराबर जो होता है, 1 हार्स पावर जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है, इधर देखिए, 746 वाट के बराबर होता है। 1 हार्स पावर बराबर पूछेगा तो क्या बताएं? 746 वाट के बराबर होगा। गुरुत्वाकर्षण बल को किसने प्रतिपादित किया? अभी बताएं, ग्रेविटेशनल बल को न्यूटन ने प्रतिपादित किया। लिफ्ट की घटनाओं के प्रश्न पूछेगा। लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ जाता है। जैसे जब लिफ्ट जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? भार क्या होगा? बढ़ेगा। और जब नीचे लिफ्ट आएगा तो भार जो होगा वो घटेगा। और जब लिफ्ट में बीच में लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है या लिफ्ट टूट जाता है या लिफ्ट ऊपर जाता हुआ व्यक्ति का किसी से जिस कांटेक्ट से ऊपर जा रहा है वो कांटेक्ट छूट जाता है तो उस समय की स्थिति को क्या कहते हैं? भारहीनता। क्या कहते हैं? भारहीनता। भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ओके, क्या पढ़े? लिफ्ट जब ऊपर जाएगा तो भार बढ़ जाएगा, लिफ्ट जब नीचे आएगा तो भार घटा महसूस होगा। जब बीच में लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो क्या हो जाएगा? लिफ्ट जो है व्यक्ति की वो भारहीनता की स्थिति में आ जाएगा। जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उसे कौन सा उपग्रह बोलते हैं? भू-स्थायी उपग्रह। जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होगा तो भूमि के स्थायित्व को प्राप्त करेगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या भू-स्थायी उपग्रह। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना को सबसे पहले किसने व्यक्त किया? आर्थर सी क्लार्क। आर्थर सी क्लार्क एक ऐसे फिजिसिस्ट हैं, भौतिक वैज्ञानिक हैं। ये जियोग्राफी के भी बहुत बड़े विद्वान थे। क्लार्क ने ये बताया कि जो है कि जैसे जो है ग्रेविटेशन के थ्रू जो है कुछ चीज़ें हम लोग फेंक रहे हैं तो ये नीचे आ रही हैं, और कुछ चीज़ों को फेंक देने से, जैसे फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पलायन वेग एक होता है, क्या होता है? 11.2 किमी पर सेकेंड, 11.2 किमी पर सेकेंड के वेग से यदि किसी वस्तु को ऊपर फेंक दिया जाए तो ऊपर चला जाएगा और फिर नीचे लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। वो ऊपर क्या हो जाए? किसी कक्षा में स्थापित हो जाएगा और चक्कर लगाता रहेगा, नीचे लौटकर नहीं आएगा। तो इस बारे में जब इन्हें जानकारी हुई क्लार्क महोदय को तो इन्होंने बताया कि क्या है कि कुछ स्थिति ऐसी है जब वस्तु ऊपर जाके नहीं लौट सकता है तो क्यों ना हम लोग सैटेलाइट जैसे चीज़ों को बनाएं कि जो मतलब कैमरे से लैस हो, उसमें और सी टेक्निक हो, डाटा एनालिसिस टेक्निक लगी हो, और वो सभी चीज़ें जो है ऊपर जाके उड़ता रहे और क्या करे? नीचे के बारे में जो चीज़ें हैं उसका सर्वेक्षण करके हमें डाटा भेजता रहे। सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था? किसी भी प्रकार के उपग्रह को क्या किया था? ऊपर भेजने के बारे में बातें की थी। दाब का अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है। इसका यह सही मात्रक क्या है? दाब का मात्रक जो होता है देखिए न्यूटन प्रति मीटर होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या होता है? दाब होता है। तो
तो इसका SI मात्रक क्या होता है, पास्कल भी होता है। वायुमंडल का दाब SI मात्रक में बार होता है। एक बार कितने के बराबर होता है, 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वेरी गुड। जब पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। इसीलिए पर्वत या पहाड़ों पर व्यक्ति को सांस लेने में भी परेशानी होती है, भोजन पकने में परेशानी होती है। ऊंचे पर्वतों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है, वायुमंडलीय दाब के कारण। ये प्रश्न दिया हुआ भी है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। मौसम संबंधित पूर्वानुमान किस यंत्र की सहायता से ज्ञात लगाया जाता है, मौसम संबंधित जो जानकारी होती है ये बैरोमीटर से पता किया जाता है। बैरोमीटर में पाठ्यांक होता है। यदि बैरोमीटर ये होता है धीरे धीरे नीचे गिरता है, उस स्थिति में क्या होगा, अचानक गिरता है तब क्या होगा, इन सभी स्थितियों को बैरोमीटर का पाठ्यांक देख करके पता लगाया जा सकता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है, जब बैरोमीटर जो होता है, देखिए बैरोमीटर के बारे में समझ लीजिए। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जो होता है धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से नीचे गिरता है, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगी, और तेजी से जब गिरेगा तो क्या होगी, आंधी आने की संभावना होगी। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न को क्रमवाइज और क्रमबद्धता से जोड़ते हुए एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है इसे स्किप न करें, बार बार 2 बार 3 बार। हम तो ये कहेंगे प्रत्येक दिन जब से तक ये सभी क्वेश्चंस याद न हो जाएं, 1 घंटे टाइम इस पर आप दीजिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं, पास्कल के नियम पे। हाइड्रोलिक जो होते हैं वो किस पर काम करते हैं, पास्कल के नियम पर काम करते हैं। यहाँ पर जो होता है प्रेशर लगाया जाता है, और जैसे बड़ी बड़ी जो है कंपनियों में चलने वाली मशीनों को रोकना, या बड़ी बसों में ब्रेक का लगना, ट्रेन में ब्रेक का लगना, ये सब चीज़ें जो होता है हाइड्रोलिक के द्वारा ही संभव होता है। वैसे जो है ट्रेन में ब्रेक जो है आज के डेट में जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से लगता है, लेकिन पहले जो होता है हाइड्रोलिक सिस्टम उसमें भी लगा होता था। और जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो वस्तु का भार वहां से हटते हुए पानी के बराबर हो जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया, इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। आर्किमिडीज का कोई सिद्धांत जब पूछेगा तो क्या कहेगा, कहा जाएगा जब किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है, जब किसी वस्तु को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में आभासी कमी होती है, और वह कितनी कमी होती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत जो होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है, या इसे प्लॉन का नियम भी कर सकते हैं। आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी को किससे मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है भाई हाइड्रोमीटर के द्वारा। रिलेटिव डेंसिटी हाइड्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। सामान्य जल, ठीक, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व होता है, अधिक होता है। सामान्य जल की डेंसिटी कम होती है, कम गाढ़ा होता है। समुद्री जल में तमाम प्रकार के लवण होते हैं, साल्ट होते हैं, वो मिक्स होते हैं जिसके कारण वो खारा होता है। इसलिए क्या होता है, उसका जो है सामान्य जल की अपेक्षा थोड़ा सा डेंसिटी अधिक होती है। घनत्व का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर क्यूब। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, m/v। क्या होता है, घनत्व बराबर जो होता है डेंसिटी बराबर m/v। m मीन्स होता है
मास, मास में द्रव्यमान, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स आयतन होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। 3 बार इसमें दूरी आएगी, लंबाई भी दूरी, चौड़ाई भी दूरी, ऊंचाई भी दूरी, इसलिए किलोग्राम प्रति मीटर पावर 3। ओके। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। और पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का क्या एसआई मात्रक होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। और इसका डायमेंशन यदि पूछ लिए तो mt पावर -2 होता है, mt पावर -2 होता है। और डायमेंशन कभी कभी पूछ लेता है मिडिल वाले पार्ट में। और लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ना या पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों व पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण का चढ़ना किसका उदाहरण है? देखिए क्या होता है, लालटेन के नीचे जो है तेल रखा जाता है, लेकिन एक बत्ती के माध्यम से ऊपर तेल चढ़ता है। या जैसे खेत को जुताई करके छोड़ दिया जाता है तो ऊपर जो है क्या होता है, सूख जाता है, नीचे सूखता नहीं है। इन सब घटनाओं के बारे में यदि पूछे तो क्या करना, इस सब का घटना है केशकात्व। क्या है? केशकात्व। केशकात्व का मतलब होता है कि जैसे हमारा केश, केश का मतलब बाल है, उसी प्रकार का लालटेन के बत्ती में बाल से भी पतले जो है नली पाए जाते हैं, जिनके सहारे से नीचे से तेल जो होता है वो ऊपर चढ़ता है। जैसे कॉटन की तौलियाँ हैं, उसे एक किनारे कर भिगो कर पानी में छोड़ देने से धीरे धीरे उसके ऊपर पानी चढ़ता जाता है और तौलियाँ भीगती चली जाती हैं। ये सब कहानी जो है केशकात्व के द्वारा होता है। केश नली की घटना के कारण होता है, इसे घटना को क्या कहते हैं? केशकात्व कहते हैं। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं? कम करते हैं। जल का पृष्ठ तनाव यदि ज़्यादा है, गाढ़ा है जल, तो साबुन और डिटर्जेंट लगाने से वो क्या हो जाता है? पतला होता है, जिससे वो अंदर कपड़े तक घुस पाता है और वहाँ पर छिपे हुए क्या करता है? कचरे को बाहर निकालता है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं? याद रखना, हर समय कम करते हैं। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो वहाँ पर क्या बनेंगे? बुलबुले बनेंगे। श्यानता किसका गुण होता है? श्यानता, श्यानता मीन्स विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मीन्स होता है, क्या होता है? जो होता है, आप वो समझिए, देखिए जैसे लेई है, लेई पकड़ता है, लसम पकड़ता है ना, उसी प्रकार उसी क्वालिटी को श्यानता कहा जाता है, विस्कोसिटी कहा जाता है। ये द्रवों तथा गैसों में होता है। 63, आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? आदर्श द्रव किसे कहेंगे? पूछ लिया कि आइडियल लिक्विड क्या है या आदर्श द्रव क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आदर्श द्रव जो होता है वो होता है जिसकी श्यानता शून्य हो। जिसकी श्यानता क्या हो? ऐसा द्रव जिसकी श्यानता शून्य हो जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? आदर्श द्रव कहेंगे। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसका टेम्परेचर इतना अधिक हो जाता है कि उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है, इसलिए वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, वो पिघला हुआ होता है। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। जब कोई गति इस प्रकार से हो रही है कि वह अपनी स्थिति को बार बार दोहरा रही है, वो क्या है? पीरियाडिक है। जैसे झूला झूल रहा है कोई व्यक्ति, तो एक बार वो जाता है, एक बार वो आता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? आवर्त गति या पीरियाडिक गति।
क्या कहते हैं, आवर्त गति या पीरियाडिक गति। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव तथा गैस से संचालित होने वाली तरंगें क्या कहलाती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। मतलब किसी भी माध्यम जो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंगें कहते हैं। वो किसी में भी चल सकते हैं, ठोस में, द्रव में, गैस में। ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है, ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसकी बनी होती हैं, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें फोटॉन की बनी होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितना होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती है वो 10⁻⁻14 से मीटर से लेकर के 10⁴ मीटर तक होती है। ये -14 क्यों पहले लिखा है, 10⁴ क्यों बाद में लिखा है, इसलिए लिखा है कि -14 रहेगा तो छोटी संख्या हो जाएगी और 10⁴ रहेगा तो बड़ी संख्या हो जाएगी। गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻20 हर्ट्ज से 10⁻18 हर्ट्ज। 72 क्वेश्चंस। रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻10 हर्ट्ज से 10⁻4 हर्ट्ज। एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज। पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज। गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻−14 से 10⁻−10 मीटर। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, एक्स किरणों का 10⁻−10 मीटर से लेकर के 10⁻−8 मीटर। ये सब तरंगदैर्घ्य एक बार देख लीजिए। और गामा किरणों की खोज किसने की थी, गामा किरणों की खोज पाल बिलार्ड ने की थी। किसने की थी, पाल बिलार्ड ने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रांजटन ने किया था। रांजन लिखा है, रांजटन उसका पूरा नाम है, ने किया था। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था, जॉन रिटर ने किया था। रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की, लेकिन रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया, हेनरी बैकरल ने किया। रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने किया, यह एक पदार्थ था। और रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरल ने किया था। और ये मैरी क्यूरी की खोज के सिद्धांतों पर ही आधारित था। वो पदार्थ पहले खोज ली थी, लेकिन हेनरी बैकलर जो है इनकी सक्रियता के बारे में समझाया। इसके लिए हेनरी बैकलर को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। हेनरी बैकलर ने सक्रियता की खोज की थी, लेकिन उन्हें न मिल करके क्या मिला था, मैरी क्यूरी को मिला था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी। अश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, अश्रव्य जिन्हें सुना नहीं जा सकता है वो होती है तरंगे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे। और ऐसी कितनी आवृत्ति की तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता, 20 हर्ट्ज से कम की तरंग रहेगी तो हमारा कान नहीं सुन पाएगा। 20 हर्ट्ज की तरंग जो होगी उससे कम निकलेगी तो हमारा कान नहीं सुन पाएगा। श्रव्य तरंगे, ऑडियो वेव की आवृत्ति कितनी होती है, वो होती है 20 हर्ट्ज से ऊपर और 20,000 हर्ट्ज से कम। यदि 20,000 हर्ट्ज से अधिक भी हो गई यदि तरंगदैर्घ्य, तो फिर जो होता आवृत्ति तो हमारा कान नहीं सुन पाया, क्योंकि बहुत तेज़ी से भी यदि कोई बोल देता है, लाउडस्पीकर बोल देता है, तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। उसके लिए एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी आवृत्ति वाली तरंगों को मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है, परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के कान सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर रहेगा तो मनुष्य का कान जो है वो नहीं सुन पाए, मतलब सुनेगा लेकिन स्पष्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि तरंगों को भाप लेते हैं और सुन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, मैक्सवेल के द्वारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
और विद्युत चुम्बकीय तरंग मतलब इनका जो है अवधारणा जो व्यक्त किया था मैक्सवेल ने किया था। इसके नाम से भी चलता है मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी तरंगें विद्युत चुम्बकीय नहीं होती? विद्युत चुम्बकीय कौन सी नहीं होती हैं पूछेगा तो आप लोग को दिमाग में रखना है, या पूछे कौन सी होती हैं, दोनों दिमाग में रखना है। कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और ध्वनि तथा परासव्य तरंगें, ये सभी जो होती हैं, ये जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती हैं। तो समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? परासव्य तरंग का। समुद्र की गहराई जो होती है अल्ट्रासोनिक वेव, जो समुद्र की गहराई का पता लगाने का यंत्र है वो होता है सोनार। क्या होता है? सोनार। वो परासव्य तरंग के अल्ट्रासोनिक वेव से ही चलता है। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? परासव्य तरंगें। गाठिया रोग उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? परासव्य तरंगें। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? वायु में। देखिए ध्वनि जो होता है ये सबसे ज़्यादा विचरण करता है ठोस में और सबसे कम वायु में होती है। हवा चलता है तो कुछ शोरगुल सुनाई नहीं देता है, कुछ बोलते हैं तो नहीं सुनाई देता है। लोहे की ध्वनि की चाल कितनी होती है? लोहे की ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड होती है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड होती है और वायु में या निर्वात में जो होती है वो होती है ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड। अल्कोहल में ध्वनि की चाल जो होती है वो होती है 1213 मीटर पर सेकंड। कांच में ध्वनि की चाल क्या होती है? 5640 मीटर पर सेकंड। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? होती 6420 मीटर पर सेकंड। समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा हम लोग स्पीड में क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि ये सब फैक्ट हैं, ये बार बार जो है आप लोग को क्या करने हैं? पढ़ने हैं और पढ़ करके समझने हैं। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल कहलाती है अति पराध्वनिक, हाइपरसोनिक। देखिए मैक एक संख्या होती है, वो ध्वनि की चाल को मापती है। एक मैक संख्या, यदि मैक संख्या 1 है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? पराध्वनिक। और 5 से अधिक है तो अति पराध्वनिक होता है। ऊष्मा की 1 कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होती है? 4.186 जूल। ऊष्मा की 1 किलो कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होती है? 4146 जूल। मतलब यही होता है, यहाँ जो 46 लिखा है वो 86 कर दिया जाएगा। ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTHU बराबर होती है 252 कैलोरी के। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसे पढ़ते हैं, शॉर्टकट है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होता है 252 कैलोरी के बराबर होता है। फ़ारेनहाइट पैमाना का आविष्कार, फ़ारेनहाइट कहाँ के रहने वाले थे? जो फ़ारेनहाइट पैमाना खोजा गया और जितने पैमाने खोजे गए हैं, रिडमर पैमाना, सेल्सियस पैमाना, ये सभी उन्हीं के नाम से, खोजकर्ताओं के नाम से ही रखे गए हैं। तो फ़ारेनहाइट जो थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? देखिए पारे का उपयोग किया जाता है जो किसी चीज़ में, जैसे बुखार नापने में या थर्मामीटर में या अन्य चीज़ों में पारा का इसलिए उपयोग किया जाता है कि वो जो है जल्दी जमता नहीं है, वो हर समय लिक्विड रहता है। ये जो होता है -39-40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 39 या 40 डिग्री सेल्सियस पे पारा जमना स्टार्ट होता है। अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ये भी याद रखने वाली बात है। अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है? तो -115 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व यदि पूछेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल जो होता है वो बर्फ में पिघलने लगता है, जमने लगता है।
तो 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये टेम्परेचर जो होता है जल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी पूछे जमने के लिए, कम के लिए 4 डिग्री सेल्सियस रहे तो वहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस आप समझ लेना कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होता है, जमना स्टार्ट होता है। कुल्फी तथा आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? नमक तथा सोडा। कुल्फी और आइसक्रीम देखिए बेचने वाला व्यक्ति जो होता है वो नमक या सोडा मिलाया रहता है उसमें फ्रीजिंग में, ताकि जो है वो जो है गले नहीं। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? हाइग्रोमीटर। आउटर लेंस में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आउटर लेंस हर समय सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। प्रतिबिंब सीधा दिखेगा और आभासी दिखेगा। दृढ़ता किसका अनुपात है? दृढ़ता जो होता है अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति का अनुपात है। दृढ़ता गुणांक बराबर होता है अपरूपक प्रतिबल दृढ़ता गुणांक बराबर सामान्य में समझिए प्रतिबल बटे विकृति। क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति को क्या कहते हैं? दृढ़ता गुणांक कहते हैं। पवन के अपवाहन क्रिया डिफ्लेक्टिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? प्लाया कहा जाता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है? रेशा कांच। प्रकाशीय तंत्र किस परिघटना का पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाशीय तंत्र जो होता है पूछे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन एग्जाम्पल बताना है उसका। मारीचिका का उदाहरण प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम एक लाइन मारीचिका के बारे में चर्चा करते हैं। मारीचिका क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे क्या होता है कि जो होता है बहुत धूप, गर्मी के दिनों में जब धूप बहुत तेजी से होती है तो उस समय रेगिस्तान में जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पड़ता है तो बालू से क्या होता है, बालू पर जब पड़ता है तो फिर रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जाता है। तो जो दूर से कोई व्यक्ति आता है तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में आगे चलकर कुछ दूरी पर पानी है। जब वहाँ व्यक्ति पहुँचता है तो मात्र भ्रम होता है, वो पानी दिखता है दूर से लेकिन वहाँ पानी होता नहीं है। इसीलिए मृग क्या होता है, दौड़ता है और देख करके आगे ताकता है तो आगे पानी दिखता है उसे बालू में, रेगिस्तान में, लेकिन वहाँ जाता है मृग तो पानी मिलता नहीं है। इसी प्रकार की घटना जो पिच रोड पर होती है, जैसे जो हाईवे हो गए, बहुत दूर से देखने पर बहुत ज़्यादा धूप रहेगा तो दूर से देखेंगे तो ऐसा होगा जना रोड पर पानी गिर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि रोड पर पानी है, लेकिन जब वहाँ पहुँचेंगे तो कोई पानी नहीं है। इस घटना को क्या कहते हैं? मृग मारीचिका कहते हैं, यहाँ मारीचिका बताया है। ठीक, इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन कहें या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आकाश में नीला रंग प्रकट होने की प्रकाश की कौन सी परिघटना है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच से। कांच कई प्रकार के होते हैं। जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे हम फिजिक्स, अभी इस टॉपिक के बाद डिस्क्रिप्टिव फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, तो उसमें जो होता है क्वेश्चन का लेवल्स थोड़ा सा थियरी टाइप का रहेगा, तो वहाँ पर सब चीज़ें बताएं कौन कितने प्रकार का होता है, क्या कैसे होता है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व बल द्वारा। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। बॉल बेयरिंग जिसे कहते हैं आप लोग, बेयरिंग क्यों लगाया जाता है? क्योंकि कोई चीज़ जो है घिस कर न चले, वो क्या चले, एक मशीनी सिस्टम में चले, घूम करके चले। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट का क्वोजिया नियम होता है। कॉस और साइन का नियम होता है, साइन का नहीं कॉस का ही होता है, उसे प्रदीप्त का नियम भी कहते हैं। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ तथा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि निर्धारण का। रेजोनेंस असेसमेंट।
कौन सा बल एक क्षयकारी बल है? घर्षण बल। घर्षण बल जो होता है एक क्षयकारी बल है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? परिणामी ध्रुव कहलाता है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश तथा विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंगें होती है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? प्रकाश की वेग की जो गणना की थी, प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ होती है। ये नीचे दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी गणना सर्वप्रथम किसने किया था? यही प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश के वेग की गणना जो है सर्वप्रथम किसने किया था? प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। और 132 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की चाल वाई या निर्वात में कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 132 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की चाल वाई निर्वात में कितनी होती है? वाई या निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक क्या होती है? वायुमंडल में होती, वायु अथवा निर्वात में होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट 18 सेकंड तक का समय लग जाता है। यहाँ 16.6 सेकंड दिया है, तो 8 मिनट 16 सेकंड से 18 सेकंड के बीच में जो रहेगा उसी को टिक करना है। वो एक ही रहेगा वहाँ पर 8 मिनट और 18 सेकंड से के आसपास में समय लगता है। यहाँ पर 8 में 16.6 सेकंड दिया हुआ है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जो होता है वो 1.28 सेकंड में आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा नज़दीक है। वे वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे वे वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे लालटेन हो गया और जुगनू हो गया। जुगनू समझते हैं आप लोग? लाइट हो गया, टार्च हो गया, ये खुद की वस्तु से इनका खुद का प्रकाश होता है। लेकिन अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी दूसरे के प्रकाश से दिखाई देती हैं। जैसे चंद्रमा है, सूर्य के प्रकाश से वो दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश जो है वहाँ पर नहीं पड़ पाता तो चंद्रमा दिखाई नहीं दे पाती है। आइए, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। राक साल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेज, कुर्सी आदि किन वस्तुओं के उदाहरण हैं? अदीप्त, अप्रदीप्त। मेज, कुर्सी आदि किन वस्तुओं के उदाहरण है? अप्रदीप्त वस्तुएं। मेज, कुर्सी इन सबका कोई प्रकाश होता नहीं, ये खुद इनका कोई प्रकाश नहीं हुआ तो अप्रदीप्त होगी। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम लाल का होता है, इसलिए ट्रेन की जो झंडी होती है वहाँ पर लाल ही रंग का प्रयोग और हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग खतरे के लिए, क्योंकि खतरा यदि दूर से लाल रंग दिखाएंगे तो दूर से देखने पे लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा और लाल रंग समझ में आएगा। और अन्य कलर जो होते हैं वो दूर से देखने पे स्पष्ट समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि उनका प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का। अगर पूछ देते ट्रेन में खतरे के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने किया था? प्रकाश की तरंग का सिद्धांत सर्वप्रथम हाइगेंस ने किया था। ये हाइगेंस जो हैं इन्होंने कणिका सिद्धांत दिया था। प्रकाश बताएं कि प्रकाश जो होता है छोटे छोटे कणों के रूप में क्या होता है, चलता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? कार्पोसेल्स रोल्स ऑफ वेव जो दिया था ये हाइगेंस ने दिया था। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए? निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। अब समझिए, जैसे दूर दृष्टि दोष, दूर में ऊ का मात्रा है, निकट को समझना ही नहीं है। दूर में ऊ का मात्रा है तो इसमें दूर ऊ की मात्रा में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कहने का मतलब दूर दृष्टि दोष हुआ रहेगा तो उत्तल और बाकी जो रहेगा तो अवतल। सिंपलिसिटी। हाँ। उगते सूर्य और डूबते समय सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। हीरा का चमकना किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पानी में पड़ी परख नली का चमकीला दिखाई देना, पानी में बुलबुले का चमकीला दिखाई देना, ये भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। वर्षा के तुरंत बाद इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। समतल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब कैसे बनता है? काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है। यदि दर्पण समतल होगा तो वहाँ पर क्या होगा? काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर इसका चुंबकीय क्षेत्र विस्तृत होता है। प्रकाश के किस रंग का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? निर्वात में प्रकाश के लाल रंग का वेग जो होता है अधिकतम होता है। किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा होता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा की ओर विस्तृत है? दक्षिण से उत्तर की ओर। प्रकाश के किस रंग का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? लाल रंग का होता है। किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का स्रोत प्रमुख स्रोत है, सौर ऊर्जा है। किसी वाहन के दृश्य दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश के किस प्रकार का किरणपुंज है? समांतर किरण है। कौन सा आभासी बल अपकेंद्री बल है? कौन सा एक आभासी बल है? अपकेंद्री बल है। अपकेंद्री बल जो होता है आभासी बल होता है। कपड़ा सूखने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्री बल में। ये मक्खन की मथनी जो होती है और कपड़ा सुखाने की मशीन जो होती है ये जो होती है अपकेंद्री बल पर होती है। अपकेंद्री बल क्या होता है? जो केंद्र के बाहर की ओर लगता है। अपकेंद्री बल जो केंद्र के अंदर लगता है। आँख, कान तथा नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। गाड़ी के हेडलाइन तथा सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये अवतल दर्पण होता है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है एवं उल्टा बनता है। और उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य भी देखिए इसका अधिक होता है, प्रकीर्णन कम से कम होता है, लाल रंग का। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? पराबैंगनी। इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम जब होगी तो इसका प्रकीर्णन अधिक होगा। जल के अंदर डूबी हुई सीधी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, यह प्रकाश का कौन सा परिघटना है? यह प्रकाश का अपवर्तन के कारण जल में डूबी हुई छड़ी या सिक्का या जो होता है कील वो जो होती है वो थोड़ा सा तिरछी दिखाई देती है। रातों में तारे का टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ना, यह पानी में किसी वस्तु का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना के कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग हैं। द्वितीयक रंग कौन है? पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक। पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक के द्वितीयक रंग हैं। लाल तथा नीला रंग मिलाकर मैजेंटा बनता है। नीला तथा पीला रंग मिलाकर सफेद बनता है। लाल, हरा तथा नीला रंग मिलाकर